नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा मध्य प्रदेश? बड़ा सवाल है। इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले काफी सियासत भी हो रही है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। सर्वसम्मति से भले ही ये पास हो गया है, लेकिन ओबीसी के पेज पर सियासी खींचतान अभी भी जारी है। इस मसले को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के अंदर से भी विरोध के स्वर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर लीडर है उमा भारती, ओबीसी के मसले पर खुले तौर पर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आज बीजेपी के हाथ में मौका आया कि वो खुशी से पिछड़ों को कुछ दे सके, तो बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर, जो ओबीसी आरक्षण है, वो देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो पिछड़ों का भरोसा टूटेगा, बीजेपी से भरोसा खत्म होगा। 23 तारीख को उमा भारती ने भोपाल में ओबीसी नेताओं की एक बड़ी बैठक भी बुला ली है। तो ये क्या संकेत है? क्या भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है उमा भारती ने? क्या ओबीसी आरक्षण पर ये अड़ंगा लगाना चुनाव में कोई दिक्कत पैदा करेगा? इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा में उतरेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से आनंद जाट जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही लोगों का। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, महिला आरक्षण का हर किसी ने समर्थन किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए। इसको लेकर विपक्ष भी और आपकी सीनियर मोस्ट लीडर देखा जाए अगर मध्य प्रदेश के अंदर या फिर राष्ट्रीय फलक पर भी, तो उमा भारती वो भी कह रही हैं कि दिया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि दिया जाना चाहिए? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी सर्वपंथ संभाव और सर्वहारा वर्ग की ही एकमात्र पार्टी है भारत देश के अंदर। और जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आप बात कर रहे हैं, तो पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना है, भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम, उसको आंख नाक कान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अनेक कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किए। क्योंकि आपने कहा कि देखिए, निसंदेह उमा भारती जी हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। और उन्होंने एक जिज्ञासा दी थी जब ये महिला बिल संसद में चल रहा था, प्रस्तुत हुआ था तब। तो आप देखिए, उस विषय पर हमारे केंद्रीय मंत्री और विधि विभाग के मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी, जो उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया और संसद के अंदर दिया। काफी सारे सांसद गणों ने, जिसमें लगभग 100 सांसद लोकसभा राज्यसभा में 100 सांसदों ने उस पर विचार विमर्श किया, उसमें बहुत सारी चर्चा चली। तो ये प्रश्न वहां पर भी आया था और उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये भी सारा होगा। और परिसीमन का भी इन्होंने, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि अभी करो, आज क्यों नहीं कर रहे हो, तो उस सब पर भी बड़ा अच्छा बयान, जो स्टेटमेंट, वक्तव्य जो है माननीय अमित शाह जी ने दिया था, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यही कहा था, इन मंत्रीगणों ने, कि अगर एकदम से अभी आप जाएंगे और उसमें आरक्षण जनरल वाला ये करेंगे, तो जो ओबीसी के लिए, तो ये निसंदेह कोई ना कोई भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, देखिए ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, 140 करोड़ का देश है भारत, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पीआईएल लगाएगा, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसलिए जब अभी पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण नियत हो जाए, उसके बाद ये हो जाएगा। दूसरी बात, परिसीमन के बाद जो मिलेगा, परिसीमन आयोग बनने वाला है, ये पारित भी हो गया, विधेयक पारित हो चुका है, कानून बनेगा बहुत जल्दी। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें ये होगा, बड़ा आसान है और डिबेट में भी बातें घुमाना बड़ा आसान है। सीधा सा मेरा सवाल है, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? क्योंकि आपकी लीडर अगर ये कह रही हैं कि मिलना चाहिए और ओबीसी आरक्षण के बिना ये जो आप बिल लेके आए हैं, जो आप कानून बना रहे हैं, 33% आरक्षण दिया है, ये अधूरा है और इससे भरोसा खत्म हो जाएगा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका, तो फिर क्या समझा जाए? मैं ये जानना देखिए चाहता हूं। अब, हाँ हिमांशु जी, मैं वही बता रहा था। देखिए, उनको भी नहीं पता था, ये जब बात हुई तो वो भी संतुष्ट हो गई होंगी। और जिस प्रकार से हम जो बिल लेके आ रहे हैं, इस बिल में जो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल आ रहा है, और ये सारी चीजें हो जाएंगी। परिसीमन हो जाने दीजिए, सीटों का परिसीमन आयोग करेगा, उसमें समय लगता है। और ये वाला मामला भी, ये भी सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये जाते तो ये कोई ना कोई चुनाव जाता से और पहले सुप्रीम कोर्ट में चला जाता। चुनाव से देखिए, पहले पूरा उमा सुप्रीम भारती कोर्ट आए, हमारे यहाँ, 33 आए, सुप्रीम
से मिलेगा सर? हिमांशु जी, आप चलिए हिमांशु ओबीसी जी, को अगर छोड़ भी दीजिए, महिला आरक्षण कब से लागू होगा? देखिए महिला आरक्षण मैंने आपको बताया आज से कर दो, लेकिन आज से कर दो अभी से भी कर सकते थे, लेकिन करते तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती, जो कि संसद के अंदर माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं ही जवाब दिया और बड़ा लंबा जवाब दिया। उन्होंने ही कहा है कि इसमें इस कारण से हम इसको नहीं लेके आ रहे अभी, लेकिन हम भविष्य में इसको भी कर देंगे अगले संशोधन के रूप में, संविधान में संशोधन कर देंगे, इसमें हो जाएगा ये। आप देखिए सत्येंद्र जी, सवाल ये ये है कि भारतीय, आप मैंने सवाल सुन लिया और सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो संसद के अंदर कई और सांसदों ने पूछा, उसके बाद में बताऊं, लेकिन आप कांग्रेस को जवाब देना है और इंडी गठबंधन को जवाब देना है कि ये बताए कि जो राहुल गांधी जी जिनके घर में जाकर के चिकन बनाते, मटन बनाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी क्या अपनी माता जी को लेके, उस पार्टी के सांसदों ने उस बिल को फाड़ा था माननीय अटल जी की सरकार में, हमेशा विरोध करते आए थे, तो क्या वो इस गठबंधन से उसको बाहर करेंगे, निकाल धक्के मार के बाहर करेंगे क्या? क्या समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया था, उस समाजवादी पार्टी को क्या बाहर करेंगे अपने गठबंधन से? क्योंकि वो तो महिला अधिकारों की हंता है, महिला अधिकारों का हनन करने वाली है। तो यक्ष प्रश्न ये खड़े हो जाते हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए ये पूरा का पूरा बिल हम लेके आए और उसमें पूरा बदला सवाल और का उसको जवाब हमने नहीं राज्यसभा में मिल भी पारित किया। कांग्रेस के बाजुओं में रहा कभी शक्ति नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत ही नहीं आता, और कांग्रेस को बहुमत नहीं देखिए आता तो बिल पारित कभी होता नहीं लोकसभा में, क्योंकि आगे भी देखिए इनकी देखिए ऐसी गठबंधन की सरकार रहने वाली है, तो लालू यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी हमेशा इनका विरोध करती। ये तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए हिमांशु जी। मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूँ, आप भी कुछ चीजें नहीं कह सकते हैं, नहीं आपके ऊपर भी नहीं नहीं, कोई फाउंडेशन है, मजबूरी नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको तथ्यात्मक रूप से बताया है। जो संसद के अंदर 2-3 दिन इतनी लंबी बहस हुई है, उस बहस का ही परिणाम आपको बता रहा हूं। आप देखिए तो आप तो खुद ही है ना सर? सर, आपकी ही नेता सवाल खड़े कर रही हैं, हम कोई अपनी तरफ से थोड़ी ना बयान दे रहे हैं। अगर हिमांशु जी आपकी कहें तो सीनियर मैं मोस्ट नेता अगर सवाल खड़े कर रही है तो फिर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, आनंद जी, हाँ तो वो अब उनके हमारे नेताजी को भी जवाब सबको पता चल गया क्या विषय था उसमें, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम से, ये सब पता आता हूं मैं चल आपके चुका। पास। आनंद जी देखिए, अगर आप सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं, उमा भारती जी भी सवाल खड़े कर रही हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा यह जा रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, यानी कि आप जब थे तब तो आपने किया नहीं, और आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आप ही के राज्य में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आपने डेटा उसका रिवील नहीं किया। अब आप उन्हीं आपके सारी पास चीजों को गलत फिर से जानकारी दोहराओ। है हिमांशु जी। हिमांशु जी गलत जानकारी है आपके पास। पर अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं ये बता दूं मेरे काबिल दोस्त को कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी है, अर्जुन राम मेघवाल जी नहीं है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, उमा भारती जी ने जो बात कही कानून है। मंत्री जो है ना, वो कानून मंत्री जी कानून कौन? मंत्री है मेघवाल मेघवाल नहीं साहब। नहीं, ये जो जितने कानून मंत्री है, दमदारी से सह फैक्ट की संसदीय बात मंत्री कर, हैं। सुनिए 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 सुनिए, नहीं नहीं, मैं कानून आपके मंत्री बीच भी और में नहीं सह बोला। संसदीय देखिए मंत्री भी हैं, सत्येंद्र जी, प्रहलाद सत्येंद्र जोशी जी जी या के तो साथ आप सहयोग बोल करते हैं। लीजिए, ठीक है, ठीक है। मैं बंद हो जाता हूं, आप बोल लीजिए। बीच में बोलेंगे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये स्तर नहीं है। ठीक है, आनंद जी बताइए। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आप शांति से सुनिए, और नहीं सुन सकते तो मैं छोड़ दूंगा डिबेट। नहीं नहीं नहीं, बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, बीच में एक शब्द मत बोलिएगा। भैया मैं तो अनंत धैर्य अनंत शांति वाला व्यक्ति हूँ, आप बोलिए, मैं आई विल लिसन यू प्रॉपरली, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ही बोल ठीक लीजिए है, महाराज। ठीक है, आनंद जी बात अरे रखिए। मैंने कहा ना अनंत धैर्य, नमस्ते आप अनंत झूठ वीर्याय, बोलना है नमस्ते तो कुछ अनंत भी बोलिए धैर्याय, फिर। भाई नमो प्रहलाद अनंत जोशी शक्ति। संसदीय कार्य मंत्री है, आप बिना फैक्ट के अपनी मुख्यमंत्री को, अपनी देखिए वरिष्ठ प्रहलाद नेता जोशी को, जी अपनी केंद्रीय मंत्री संसदीय को मंत्री गलत हैं साबित कर रहे और हैं। कानून जो मंत्री कह भी हैं रही क्या? है, वो कानून मंत्री भी हैं क्या? जो बात करते हो आप? जो कानून जो आपने मंत्री हैं, गलत फैक्ट बताया है, कानून मंत्री जो हैं। आपने गलत फैक्ट बताया, सुनिए ना 2 मिनट धैर्य से सुनिए ना, ये साहस नहीं है। तो जो उमा भारती जी हैं उनको आप गलत साबित कर रहे हैं, उनके पास जानकारी नहीं है, ये टेक्निकल नहीं है, वो टेक्निकल नहीं है। उन्होंने बहुत साधारण बात कही। और हिमांशु जी आपका प्रश्न था जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी, जब हमारी यूपीए की सरकार थी, और 2015 में उसका अंतिम डाटा आया था। अंतिम जातिगत जनगणना का प्रोविजनल डाटा जो है
उसकी प्रोसेसिंग में समय लग रहा था, इसलिए तब तक हमारी सरकार चली गई थी। और जातिगत जनगणना के उस डाटा पर कुंडली मारकर कौन बैठा? भारतीय जनता पार्टी बैठी है। और आज जातिगत जनगणना का मामला मध्य प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी उठा रहे हैं और देश में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी का भला करना चाहती है तो क्यों रोक रखा है उन्होंने जातिगत जनगणना के 2011 के आंकड़ों को? 2021 में जब जातिगत जनगणना देश की जनगणना होनी थी, उस जनगणना को अभी तक क्यों डिले किया हुआ है? ये बाकी कौन सा ऐसा काम है जो कोविड के दौर के बाद नहीं हुआ है इस देश में? कोविड के दौर में इस देश में कौन सा काम नहीं हुआ है? प्रश्न ये नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज और नगर निगम के चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया। जब 27% आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार ने जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने देने का विधानसभा में प्रस्ताव रखा, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उसको बाधित किया, वहां पर उसका विरोध किया और वो 27% आरक्षण की गलत पैरवी की, उसकी वजह से अभी वो वापस से खत्म कर दिया गया। तो कांग्रेस को ये ओबीसी का हित ना समझा है। जब राहुल गांधी जी पूछते हैं कि वो अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी का अपमान ओबीसी का अपमान है। अरे हम तो पूछ रहे हैं भाई, वो फलाने ने पैसे कहां से बनाए, ये सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हर बार गोल पोस्ट बदलती है। ओबीसी का भला करने वाले होते तो उमा भारती जी आज सवाल पूछ रही होती क्या? मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, और उनका प्रवक्ता जो है टीवी पर या डिबेट में आकर उन्हीं को गलत साबित कर रहा है कि हमारी नेता के पास जानकारी नहीं है, और खुद यहाँ संसदीय कार्य मंत्री किसी और को बता रहा है। ये कौन झूठ बोल रहा है? बहुत स्पष्ट हो रहा है। उमा भारती जी अगर ओबीसी के हक की बात कर रही है तो भाजपा को देना चाहिए। हिमांशु जी जवाब ले लीजिए। हाँ सत्येंद्र जी बताइए, फिर मैं योगी जी के पास। देखिए हिमांशु जी, मैं बताऊं कि हिमांशु जी एक कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहा है कह रहे हैं, मैं इनको फिर भी सम्मान से बोलूंगा, ये बोल रहे हैं, है ना, मैं इस बदतमीजी की भाषा में नहीं आता, लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस ही ओबीसी बंधुओं की हंता रही ना भारत के अंदर, तो कांग्रेस रही, मध्य प्रदेश के अंदर रही तो ओबीसी वर्ग की हंता रही तो कांग्रेस रही। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई, इन्होंने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन ना हाईकोर्ट में गए ना उसकी पैरवी की, इनकी सरकार चली गई और हमने उसको लेके आए, और कांग्रेस की दो और उसी के कारण से हमने उसको फिर ट्रिपल टेस्ट के डेटा रखे कोर्ट के अंदर, और फिर माननीय कोर्ट ने माना हमारी बात को। और आप देखिए इनकी उस समय महाराष्ट्र में भी सरकार थी और झारखंड में भी सरकार है अभी, शिबू सोरेन की, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस नीति। वहां पर जो चुनाव हुए थे पंचायत के, वो विदाउट रिजर्व ओबीसी रिजर्वेशन के हुए, हमने जबकि उसमें ट्रिपल टेस्ट का डेटा रखा और माना गया, उस ट्रिपल टेस्ट के डेटा को मानने के बाद चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग की हितैषी है मध्य प्रदेश में जब चुनाव। दूसरी बात, एक और चीज देखो हिमांशु जी, एक और तथ्य ले लीजिए हिमांशु जी, एक और तथ्य, 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए, मैं फिनिश कर रहा हूं, फिर आप बोलिएगा, मेरे से पूछेगा, मैं सारे जवाब आपको मैं बताऊं कि ये जो कमलनाथ जी की सरकार आई 15 महीने की, उन्होंने इतना बड़ा महापाप कर दिया ओबीसी बंधुओं के साथ। हमारे क्या पाप किया हमने? जो पीएससी की परीक्षा होती है, ओबीसी पीएससी 2020 की जो 19-20 की जो परीक्षा थी, उसमें 19 की परीक्षा में कमलनाथ जी ने एक ऑर्डिनेंस बदल दिया। उसमें क्या कर दिया कि जो बच्चे ओबीसी से जो सिलेक्ट होकर के डायरेक्ट जो अच्छे नंबर आते थे, तो वो मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने क्या कह दिया, नहीं, मेरिट के आधार पर सिलेक्ट नहीं होंगे, वो ओबीसी कोटे के में ही सिलेक्ट होंगे। इसके कारण से वो पूरा रिजल्ट रुक गया था। अभी 1-2 महीने पहले ही उसका माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया। उस कोर्ट के निर्णय के बाद आया, हमारी सरकार ने लड़ा, और उसके कारण से 60 बच्चे जो है वो पीएससी में सिलेक्ट हो गए थे। अरे आनंद जी आप तैयारी करके आया करो, आनंद जी आप तैयारी करके आया करो। आनंद जी, कमलनाथ जी ने महापाप किया था 2013 में, हमने अधिनियम बनाया था कि ओबीसी के बच्चे अगर मेरिट में आएंगे, ज्यादा नंबर आएंगे, तो वो किसी भी सीट पर जाएंगे अनारक्षित। आपकी कमलनाथ जी की सरकार ने पाप किया था, उस पाप को धोने का पुनः कार्य किया माननीय शिवराज जी ने 2020 के बाद सरकार। देखिए प्रवक्ता जो अजीत कुरैशी जी कहते हैं, कांग्रेस के ही राज्यपाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कहते चुल्लू में पानी में डूब बनना चाहिए कांग्रेसियों को। ये सही मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, अजीत कुरैशी जी, इनका ही आक्रोश है, इनका आक्रोश है, उसी को ही आप चुल्लू और पानी का प्रयोग करिए साहब। अजीत कुरैशी हुई है, थोड़ा सा तो ब्रेक लगा लीजिए, ठीक है। योगी राज जी,
देखिए, इस देश के अंदर एक व्यवस्था शुरू हो गई है ओबीसी आरक्षण को लेकर। उमा भारती जी कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए, महिला आरक्षण दिया जा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी आरक्षण भी इसमें होना चाहिए और बगैर इसके जो पिछड़ा समाज है उसका भरोसा टूट जाएगा भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से। तो इस पर इसको किस तरह से देखा जाए? चुनाव से पहले ये बात अगर बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं और सरकार ही महिला आरक्षण को लेकर आई है, इस बिल को लेकर आई है जो पास भी हो गया है, तो किस तरह से इसको एनालिसिस किया जाए योगी जी? देखिए हिमांशु जी, असल में है क्या कि ओबीसी एक इतना बड़ा वर्ग है और कोई भी इस वर्ग को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। और ओबीसी वर्ग के कल्याण की जो भी बातें होती हैं, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल ये बताने की कोशिश करता है कि हम ओबीसी के सच्चे हितैषी हैं। और यदि सारे राजनीतिक दल ओबीसी के सच्चे हितैषी हैं, तो क्या वजह थी इतने इतने साल लग गए महिला आरक्षण में या ओबीसी को आरक्षण देने के मामले में? अरे दोनों दल यदि दिल से चाहते हैं कि ओबीसी का भला हो, एक दिन ऑन द टेबल दोनों दल बैठ जाएं, एक कंसेंसस बना ले, एक आम राय बना ले और कर दें अपने हिसाब से दोनों। उसमें ऐसी क्या डिबेट की क्या बात है? लेकिन केवल श्रेय लेने की राजनीति है। कोई भी श्रेय से वंचित नहीं होना चाहता, क्योंकि 50% 48-50% के आसपास वोट बैंक का मसला है। और जहां तक, और मध्य प्रदेश में भी जब ओबीसी के आरक्षण की जब बात हुई थी तब भी ये बात आई थी कि साहब जब दोनों इतने दिल चिंतित थे और दोनों सहमत हैं ओबीसी आरक्षण पर, तो फिर दोनों मिलकर बैठ क्यों नहीं जाते? लेकिन वो मामला अल्टीमेटली कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, और फिर मालूम पड़ा किसी ने तर्क रखे, किसी ने नहीं रखे, और अभी तक वो उलझ गए। और ये बात हम सब जानते हैं, कोई भी इश्यू जब कोर्ट में पहुंच जाता है तो फिर सारे के सारे पत्ते हाथ से निकल जाते हैं, फिर आप कोर्ट पर डिपेंड हो जाते हैं। अब वो जब डिसीजन देगा तब आप उस पर डिसीजन लेंगे। और जहां तक उमा भारती की बात का सवाल है, उमा भारती इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरह से देखा जाए तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और गाहे बगाए वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मामला हो तब भी उन्होंने सरकार को घेरा था और आखिरकार सरकार उनके सामने झुकी और शराब पॉलिसी लेके आई जो उमा भारती चाहती थी। इसके बाद लोधी वोट बैंक मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और खासतौर पर जब आप टीकमगढ़ और उस अंचल में आप जाते हैं तो वहां कम से कम 8-10 सीटों पर इस वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी जब मंत्रिमंडल का रिशफल हुआ, जब मंत्रिमंडल में 2-3 मंत्री एडजस्ट किए गए, तब भी उसमें उमा भारती की चली और उन्होंने अपने भतीजे राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया। अभी फिर उन्होंने 5-8 दिन पहले फिर उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं 70 की हो जाऊं चाहे 80 की हो जाऊं, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो कहीं ना कहीं उमा भारती को लगता है कि जब वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और वो जिस तरह से उनकी मुख्यमंत्री की पद से विदाई हुई, तब से वो ये मान के चल रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ, और वो लगातार इस इश्यूज को, अपनी उपस्थिति को बताती रहती है, प्रेशर बढ़ाती रहती है। योगी जी, एक चीज और समझना चाहूंगा कि क्या क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा क्या इन बातों का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जो करना है वो कर रही है। अब ऐसे में उमा भारती एक चिट्ठी लिख दें प्रधानमंत्री को, या फिर किसी इंटरव्यू में ये बोले कि पिछड़ा वर्ग का भरोसा टूट जाएगा, या फिर ट्विटर पर कई सारे ट्वीट करें, क्या इससे कोई चुनाव पर असर पड़ेगा? आपको नजर आता है क्या? आपको लगता है? देखिए, जहां तक उमा भारती के संदर्भ में यदि अपन बात करें, उमा भारती का एक समय जरूर था जब वो फायर ब्रांड नेता थी और उनकी भाषण का, उनकी बोली का, उनके कथनों का असर पब्लिक पर होता था। आज उमा भारती इस स्थिति में नहीं है कि उनकी किसी बात का कोई असर हो। और ये उन्होंने एक बार, हमने ये भी देख लिया, जब क्योंकि उमा भारती बड़ी एरोगेंट लीडर है, और उन्होंने एक बार आडवाणी जी को भी अपशब्द कहे और एक पार्टी भी बना ली, लेकिन पार्टी बनाने के बावजूद हार गई और पार्टी की भी दुर्गति हुई। तो आप उसी समय इनका अंदाज लग गया था कि उमा भारती की हैसियत अब मध्य प्रदेश में कितनी बची है। अभी भी ये 2-3 मूवमेंट छोड़ दी जाए तो उमा भारती के कोई अस्तित्व मध्य प्रदेश में नहीं बचा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस अंचल में वो रह रही है, उस अंचल में भी यदि वो टिकट पर खड़ी होंगी तो शायद जीतने की संभावना कम है उनकी। तो एक इमेज पहले उमा भारती हुआ करती थी, उनका असर मुझे नहीं लगता कि अब कोई व्यापक असर होगा। सत्येंद्र जी, देखिए, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। उमा भारती जी अगर कह रही हैं तो पार्टी को उस बारे में सोचना चाहिए, और क्योंकि विपक्ष भी वही मांग कर रहा है तो फिर
ध्यान तो देना ही चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन सर पर देखिए है और इलेक्शन से पहले अगर ऐसी चीज हुई है तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी सर्व वर्ग को ध्यान रखती है और रखेगी इस पर भी। और जिस प्रकार से कानून मंत्री जी ने कहा जैसे और वो असिस्ट करते हैं प्रहलाद जोशी जी को, तो उन्होंने कहा, वो भली भरी संसद में जवाब दिया, कम 100 सांसदों ने प्रश्न प्रति प्रश्न किए, विमर्श हुआ, उस विमर्श में यही बात आई थी। और इसको भी वो उनकी प्रायोरिटी में है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये जो महिला आरक्षण का बिल है ये किसी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून के पचड़ों में फंस जाए। इस कारण से उसको सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। और निसंदेह होगा, देखिए हमने तो किया आजादी के बाद से, कितना समय रहा स्वतंत्रता के बाद हमने। आप आखिर में एक हिमांशु विशेष जी, सत्र बुलाते हैं और आप उसके बाद हिमांशु जी, बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और आगे के लिए पेंडिंग छोड़ देते हैं। ये अभी तो लागू होगा नहीं। अब नहीं नहीं कानूनी जो भी ऐसा नहीं अड़चने थी आपको शुरुआत से करना चाहिए था। हिमांशु जी, इसलिए हो जाएगा अभी क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की दो बातें कहूंगा मैं। ये भारतीय जनता पार्टी की भुजाओं में शक्ति थी, सामर्थ्य था, जो भारत की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, 303 सीटें दी, इस कारण से हम ये काम कर पाए। अगर महिलाओं को हमारे न्याय पास भी ये दिलाने में बहुमत आपकी नहीं होता देरी तो अटल जी के है। समय भी हमने प्रयास किया था, नहीं होता। और कांग्रेस को तो अभी आगे 50 साल तक पूर्ण बहुमत मिलना नहीं है। स्वयं गुलाम नबी आजाद कह के गए जब कांग्रेस में थे इनके पास। तो मैं बता दूं, तय तो करेगी भारतीय जनता, जनता पार्टी ने ही ये पिछड़ा वर्ग आयोग देखा को है नहीं संवैधानिक करेगी, दर्जा दिया। तय करेगी, आप हिमांशु तय जी, करेंगे। आपके कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने जाएगा, जनता तय करेगी। निसंदेह हम और जनता को ये कहते हैं और जनता बुनियादी तय करेगी मुद्दा इस बात को। हिमांशु जी, देगा जनता का आशीर्वाद मिल तो रहा है, जन आशीर्वाद के रूप में हमने एक यात्रा चलाई है, 5 जगह से चली और वो बहुत प्रतिसाद मिला है। और कांग्रेस को आक्रोश मिल रहा है उनके नेताओं का, उनके नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, सबसे बड़ा खलनायक के नारे लग रहे हैं, सबसे बड़ा खलनायक मुकेश नायक के नारे लग रहे हैं। इनके अजीज कुरैशी जी जो है जन आक्रोश में, अजीज कुरैशी जी कह रहे हैं कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फरीद काजी जी कांग्रेस के नेता है, बुरहानपुर से आते हैं, खंडवा, वो भी कहते हैं लड़ाई होती। तो भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा देखिए डिबेट में बनाए रखना चाहिए। आनंद जी देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो जी तो मैं भाषा की मर्यादा तो कांग्रेस के अजीज कुरैशी जी को बनानी चाहिए थी। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुकेश नायक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? कोई भाजपा के नेता नहीं लगा रहे। तो मैं तो बता रहा हूं आपको। संसद में क्या विदुरी साहब बोल रहे हैं, ये हर किसी ने सुना है, देखा है। तो आप प्लीज, मैं चाहूंगा देखिए, कि तो उस पर भी हमारी पार्टी किसी के लिए भी सही नहीं, कोई भी हो कार्रवाई होती है और कार्रवाई होगी किसी भी विषय पर, ऐसा नहीं है। कौन सी कार्रवाई हुई सर? कौन सी कार्रवाई हुई सर? ये जरूर नहीं कि हमारे मीडिया में आए, सारी चीजें होती हैं, आपको पता चलेगा। अनिश्चितकालीन जो है उनको बाहर कर दिया जाता है। और आपकी संसद पे कौन सी कार्रवाई हुई है मुझे जरा बता दीजिएगा। देखिए, खाली बोल देना आसान नहीं नहीं, होता। सारी आपके कार्रवाई कर्तव्यों हिमांशु करने जी का कर्तव्य होगी। तो फिर, हिमांशु जी, अगर ये हम लोग नहीं करते, माननीय मोदी जी नहीं करते, तो अगले 50 साल तक भी नहीं हो पाता ये काम। मैं दावे के साथ, गुलाम नबी आजाद कहते हैं पूर्ण बहुमत नहीं आता, ये बहुत भाजपा बहुत की शुक्रिया, सरकार में बहुत बाजुओं में बहुत दम था। शुक्रिया। हमने 3 तलाक। था। और उम्मीद है मुझे कि महिलाओं को जिस तरह से सशक्त करने के लिए, आगे लाने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने कदम उठाया। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। आपको क्या लग रहा है, हमारे दर्शकों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद।